नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियों के साथ आज हम फिर हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु। हर दिन की शुरुआत इस कार्यक्रम में हम कृषि समाचार से करते हैं, तो आइए देखते हैं क्या है इसमें खास। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। केंद्र सरकार ने शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के 17 जिलों को चयनित किया। वर्मीबॉस पौधों के लिए बेहद उपयोगी खाद। मेहा, सम्राट, पूषा विशाल, गर्मा मूंग के उन्नत प्रभेद। किसान भाइयों, प्रदेश के 17 जिलों में मीठी क्रांति यानी शहद का उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के तहत औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा सहित बिहार के 17 जिलों का चयन किया गया है। इसके लिए राज्य की महिला समूहों, किसान समूहों तथा सहकारी समितियों को अनुदान देकर प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके तहत केंद्र सरकार की ओर से 1,30,00,000 की राशि स्वीकृत भी कर दी गई है। बिहार में बड़े पैमाने पर शहद का उत्पादन होता है और यहाँ के शहद की मांग देश ही नहीं विदेशों में भी है। इसीलिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन शुरू होने के काफी फायदा यहाँ के मधुमक्खी पालकों को भी होगा। किसान भाइयों, खेतों में फलदार वृक्ष लगाने के 2 फायदे होते हैं। एक तो फलों से आपको आय प्राप्त हो जाएगी, साथ ही फलदार वृक्ष आमतौर पर खेत के चारों ओर लगाए जाते हैं, जो गर्म और सर्द हवाओं से खेत की अन्य फसलों को सुरक्षित रखते हैं। अगर आप भी फलदार वृक्ष लगाना चाहते हैं तो अभी गड्ढे खोदकर छोड़ दें और खेत की मेड़ को खुरपी से खरोच दें, ताकि कीट के अंडे शुरू में ही मर जाएं और आपके पौधे सुरक्षित रहें। लेकिन इसके पहले अपने खेतों को गर्मा फसलों की बुआई आप कर लें। खेती की खबरों में आगे बढ़ते हुए आज आपकी मुलाकात रोहतास जिले के मथुरापुर गांव के निवासी सत्येंद्र सिंह से, जो बटेर पालन से बढ़िया मुनाफा ले रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत से ज्यादा मुनाफा वाले किसान बेहद तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बटेर पालन भी इसी तरह का एक व्यवसाय है। 50,000 की लागत से 1,000 बटेर का फॉर्म बनाकर हर महीने 20 से 25,000 की आमदनी आसानी से ली जा सकती है। मुर्गी पालन की तुलना में बटेर पालन काफी सस्ता व्यवसाय है। मुर्गियों के रखरखाव में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बटेर पालन में ऐसा कुछ भी नहीं। छोटे आकार और कम वजन की वजह से भोजन और जगह की जरूरत भी कम होती है। ऐसे में सत्येंद्र की तरह ही दूसरे किसान भी तीतर बटेर के साथ अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट यानी केचुए की खाद का निर्माण एवं उपयोग काफी संख्या में हमारे किसान भाई कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया में ही कुदरती तौर पर केचुए से निकलने वाले तरल पदार्थ को अगर जमा कर लिया जाए तो उसे वर्मी वॉश भी कहा जाता है। वर्मी वाश बनाने के लिए वर्मी कंपोस्ट के लिए बनाए गए पीट की निचली सतह में एक छेद कर दिया जाता है, जिसके साथ 8 से 10 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप को जोड़ दिया जाता है। पाइप के बाहरी छोर के नीचे हल्का गड्ढा कर एक बर्तन रख दिया जाता है। वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया में ही केचुआ का तरल पदार्थ बूंद बूंद उस बर्तन में जमा होता रहता है। यही जमा तरल पदार्थ वर्मी वॉश है। 1 लीटर वर्मी वॉश में 1 लीटर गौमूत्र तथा 8 लीटर पानी मिलाकर पौधों पर छिड़काव करने से पौधों की कीटों से पूर्ण सुरक्षा हो जाती है। इस तरह वर्मी वॉश न सिर्फ पौधों के लिए खाद का काम करता है, बल्कि पौधों को रोग मुक्त भी बनाता है। किसान भाइयों, गेहूं की कटाई के बाद अक्सर खेत खाली रह जाते हैं। ऐसे में यदि किसान खेत में उन्नत किस्मों से जायद मूंग की खेती करे तो किसानों को अच्छा उत्पादन और मुनाफा मिल सकता है। मेहा, सम्राट, SML 668, पूषा विशाल को कृषि वैज्ञानिक गर्मा मूंग के उन्नत प्रभेद मानते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी भाव पर। पटना के बाकरगंज दलदली बाजार में अनाज में गेहूं और चावल के भाव कुछ इस प्रकार स्थिर और ताजा रहे। सुपर चावल 4500 रुपए प्रति क्विंटल, बासमती चावल 8,000 रुपए प्रति क्विंटल, अरबा चावल
4200 रुपये प्रति क्विंटल, लोकल गेहूं 2800 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं शरबती गेहूं 3500 रुपये प्रति क्विंटल। चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान और कृषि संबंधित कार्यों की दी गई सलाह पर कीजिए अमल। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे और प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। मौसम की अनिश्चितता के बीच किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे सिंचाई के साथ साथ फसलों पर किसी भी प्रकार का छिड़काव न करें। बारिश और हवा से होने वाले नुकसान से बचने के लिए कटी हुई फसलों को ढक देने की सलाह दी जाती है। अभी आपने कृषि समाचार देखा। अपने अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा विराम। आप हमारे साथ बने रहिए। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यूं तो खेती किसानी से जुड़ी हर दिन नई खबरों से आप रूबरू रहते हैं, लेकिन हमारी भी कोशिश होती है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको अधिक से अधिक जानकारी दें। लेकिन इन सब से अलग कृषि मेला एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम एक साथ मिलकर खेती के अलग अलग विषयों पर बातें करते हैं और किसान भाइयों को कृषि की नई तकनीकियाँ के बारे में बताते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में अपने कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर PS पांडे से। किसान भाइयों, आज हमारे साथ हम कृषि विज्ञान केंद्र मोतिहारी के पिपरा कोठी में हैं और यहाँ जो कृषि उद्यान और ये पशु प्रदर्शनी और आत्मनिर्भर कृषक मेला जो लगा है, इसमें उपस्थित हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर PS पांडे। मेला तो मेला एक शब्द ही ऐसा है जो अपने आप में संपूर्ण शब्द है कि जहाँ आप तरह तरह की चीज़ें देखते हैं, लेकिन कृषक मेला जहाँ किसानों से संबंधित सारी चीज़ों की जानकारी एक साथ एक जगह मिल जाया करती है। लेकिन और मेला से फ़ायदे क्या हैं, क्यों मेला लगाए जाते हैं, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर PS पांडे जो कुलपति हैं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सर, क्या है मेला क्यों लगाते हैं? मेला के अलावा मेला में जो चीज़ें प्रदर्शित की जाती है उसको ट्रेनिंग के लिए की व्यवस्था आपके कृषि विज्ञान केंद्र में की जाती है या और कहीं कहीं है? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है ये। और मैं आपको बताऊं, जो ये मेला लगा हुआ है जिसका कि जो मेन थीम है पशु संरक्षण और अपना हमारे जो उद्यान प्रदर्शनी और समृद्ध कृषि महोत्सव, ये इसका जो मेन शीर्षक है जिस पर कि ये मेला लगा हुआ है। हमारा जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर पूसा का जो ये प्रांगण है पिपरा कोठी में, जहाँ पर कि हमारा कृषि विज्ञान केंद्र अवस्थित है, साथ साथ हमारा एक हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री कॉलेज भी है। और यहाँ हर वर्ष की बात कई वर्षों से यहाँ मेला लगते आ रहा है और इसी कड़ी में ये इस साल भी 3 दिवसीय जो मेले का आयोजन किया गया है और इस मेले में तमाम तरह की चीज़ें डिस्प्ले की गई हैं और बहुत दूर दराज से किसान भाई बंधु हमारे आए हुए हैं। हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कई संस्थानों के स्टॉल लगे हुए हैं। साथ साथ कई जो हम प्रदर्शन करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं टेक्नोलॉजी जो हमारी होती है,
जिसका कि लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी हम यहाँ पर अरेंज किए हैं। और जब बात करते हैं कृषि मेले की, तो कृषि मेला एक ऐसा माध्यम है जिससे कि किसान खुद आकर के अपने चीज़ों को देखते हैं। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन का भी आयोजन होता है और हर प्रकार के यहाँ पर पशु मेला भी लगा हुआ है। यहाँ पर हमारे फसलों से संबंधित कोई भी जानकारी हो, हमारे फल सब्जी जितने भी चीज़ें हैं वो भी आपके जो उनके पौधे भी यहाँ हैं और उसके बारे में तमाम जानकारियाँ आप यहाँ इस मेले में हैं। इस मेले का जो अभी आकर्षण का केंद्र जो अभी देखा आपने, ड्रोन टेक्नोलॉजी, आने वाले समय में ड्रोन टेक्नोलॉजी भी हमारे कृषि के क्षेत्र में उपयोग होने जा रही है और इस दिशा में हमारे जब किसान भाई बंधु उसको देखेंगे, जानेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उससे उनको लाभ लेंगे। उससे साथ साथ जो हमारे परियोजनाएं हैं, जो हमारे बहुत सारे स्कीम्स चलते हैं, उसके क्या फ़ायदा जो है ना, क्या क्या फ़ायदा है और उस फ़ायदे को किसान भाई हमारे कैसे उठा सकते हैं, तो पूरी हमारी टीम लगी हुई है और बता रहे हैं बड़े सिंपल वे में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उन लोग लाभान्वित हों, उनकी आयु जो है आय जो है उनकी बढ़े। और जब उनकी आय बढ़ेगी, खुशहाली आएगी, तो हमारा मेन ध्येय है, क्योंकि कृषकों का जब तक खुशहाली कृषकों में न हो तो जो हमारे जितने भी संस्थान हैं हमारे किसानों के लिए है, हमारे जो सोसाइटी है उनके जो भी उनके प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं रिसर्च के द्वारा। और वो रिसर्च का माध्यम जब आता है, जो प्रोडक्ट आता है, उसको कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा हम किसानों के खेत तक जाते हैं और उनके खेत तक जा कर के हम उसको जो हमारा रिजल्ट आता है एक्सपेरिमेंट का, उसका प्रदर्शन करते हैं, बताते हैं और उसी अनुसार किसान जो हमारे करते हैं। और ख़ास करके जो पिपरा कोठी की अगर बात करते हैं तो पिपरा कोठी हमारा बड़ा बहुत कम समय में इस तरह से समृद्ध, आपको मैं बताऊं, यहाँ पर हमारे सारी व्यवस्थाएं हैं। अगर आप बात करें बांस के बम्बू मिशन के तहत जो है ना, यहाँ पर हमारा बांस संस्करण है, उसका प्रोसेसिंग कैसे होता है, उसके कैसे कैसे फर्नीचर कैसे बनाए जाते हैं, उसकी भी हमारे पास यहाँ पर जो है लाइव डेमो है। ट्रेनिंग देने के लिए लोग आए हैं, मास्टर ट्रेनर हम लोग पैदा कर रहे हैं, जिससे कि वो मास्टर ट्रेनर आए हैं, नॉर्थ ईस्ट से आए हैं, गुवाहाटी और त्रिपुरा से आए हैं मास्टर ट्रेनर। पूरा एक डेमो हमारा यूनिट है, उस डेमो यूनिट के माध्यम से हम उनको लोगों को ट्रेन करेंगे बांस के क्षेत्र में। ये जो वर्ष है इंटरनेशनल ईयर ऑफ जो है ना आप मिलेट का हम करने जा रहे हैं। पूरा वर्ष जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट होगा। और इस कड़ी में अगर मिलेट की बात करेंगे, जैसे हमारा कोदो है, हमारा साठी है, हमारा जो बाजरा है, ज्वार है और हमारे जो कई प्रकार के जो हमारे अन्न हैं मिलेट के क्षेत्र में। खास करके सर हम जो मूल्य संवर्धन की आप बात कर रहे थे, तो उसमें वैसे जो विलुप्त अन्न है जिसको हम कह सकते हैं कोदो, मड़ुआ, चीना, इस तरह के जो है, तो उनके मूल्य संवर्धन की बड़ी यहाँ प्रमुखता देखी गई है। बिस्किट बनाना, रागी का बिस्किट, ये चीना का और कई उत्पाद हैं, तो इस पर काफ़ी फोकस किया जा रहा है, मोटे अनाज पर। देखिए, जो मोटा अनाज होता है, हम लोग मोटा अनाज खाना छोड़ दिए और उसका परिणाम ये हुआ कि तरह तरह की बीमारियों से हम लोग जो है ना, पूरे बीमारी जो है तरह तरह की बीमारियां होने लगी। किसी में विटामिन डी की कमी हो रही, किसी में कैल्शियम की हो रही, किसी में बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो रही है। पहले के लोग जो है ये मोटे अनाज खाते थे और ये मोटे अनाज बड़े सस्ते और बड़े पौष्टिक आहार होते थे, जिससे कि उनका इस तरह के कोई भी डिफिशियंसी जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट होते थे वो डिफिशियंसी नहीं होती थी और हमेशा स्वस्थ रहते थे। और इसीलिए हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का जो इस वर्ष का है कि भाई पूरे देश में जो है ना हम इसको मना रहे हैं। और हमारा जो विश्वविद्यालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तरह तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा कि हमारा एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पर कि हमारे 7-8 वेराइटीज है। सवा की वेराइटी हमारे पास है, हमारे पास मड़ुआ की वेराइटी है, हमारे पास जो है ना कोदो की वेराइटी है। तो ये हमारा जो विश्वविद्यालय है इसका बीच बहुत दिनों से इस पर हम अनुसंधान कर रहे हैं। और जब इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट की बात करें तो हम इसको और भी पूरे प्रोग्राम को स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं, सुदृढ़ करने जा रहे हैं,
जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इस एरिया में और भी काम हम कर सकें, अनुसंधान कर सकें, लोगों तक पहुंचा सकें, उसके परिणाम भी पहुंचा सकें। एक सवाल सर और कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से, मेला के माध्यम से किसान जो आपसे जुड़े हुए हैं आपके कृषि विज्ञान केंद्र से, उनको सम्मानित भी किया जाता है, उनको प्रोत्साहन किया जाता है, इस तरह के भी कार्यक्रम होते हैं? देखिए, अभी अगर देखा होगा आपने मेले में, तो एक अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम देखा है कि इसी मेले में हमारे जो किसान भाई आए थे, हमारी किसान बहनें आई थी, अभी उनको हम लोगों ने यहाँ उनको कई जो हमारे FPOs हैं, जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, उनका पूरा एक समूह है। तो उस समूह को अभी देखा आपने कि आलू के चिप्स जो बनते हैं, आलू के चिप्स बनाने के लिए 5 लोगों को, जो 5 FPOs हैं, वो 5 FPOs में जाएगा। इससे उनका जो आर्या हमारा प्रोजेक्ट है, अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, उसके उस परियोजना के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि जो रूरल एरियाज में हमारे जो यूथ हैं, उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे सकें, उस कड़ी में वो हम समझते हैं कि बहुत ही अच्छा कारगर होगा। हमारे बिहार के और किसानों के लिए सर आपका संदेश अंतिम में हम आपका जानना चाहेंगे। किसानों के लिए मैं यही कहूँगा कि समय के अनुसार नई जो हमारी तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, उसको वो एडॉप्ट करें और नई टेक्नोलॉजी से वो खेती करें। नए बीज जो आ रहे हैं उसका जो है ना वो अपने खेतों पर लगाएं और वैज्ञानिक विधि से खेती करें वो अपने। और जैसा कि आपको पता है, जलवायु परिवर्तन बड़े देख रहे हैं, हर जगह जलवायु परिवर्तन का असर हो रहा है। तो जलवायु परिवर्तन के अनुकूल कई प्रजातियां विकसित की गई हैं, तो उन प्रजातियों को भी उनको एडॉप्ट करना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो खुशहाल हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा वो लाभ उठा सकें। किसान भाइयों, ये थे हमारे राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर PS पांडे। निश्चित रूप से हमारे बिहार के किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत आप बन सकते हैं, इनके बताए रास्ते पर चलकर। इतनी अच्छी जानकारी के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने जाना कृषि मेला आप सभी के लिए कितना लाभदायक है। अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली सेगमेंट की ओर। जलवायु एक ऐसा चीज़ है जिसका असर लगभग हम सभी पर पड़ता है। पशु, पक्षी, पेड़, पौधा सभी इससे प्रभावित होते हैं, लेकिन सबसे खराब असर कृषि में देखने को मिलता है। किसान भाइयों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं मौसम के अनुकूल कृषि से क्या फ़ायदे हैं। इस पर विस्तृत जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर नेहा पारिक। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष नई और बेहतरीन जानकारियां लेकर आते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। और आज इसी क्रम में हम कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी मोतिहारी में पहुंचे हुए हैं और आज का जो हमारा विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मौसम अनुकूल खेती कैसे की जाए। और इस खास विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेहा पारिक, जो विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी में। मैडम, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे किसान भाइयों को ये आप जानकारी दीजिए कि ये मौसम अनुकूल खेती है क्या? मौसम अनुकूल खेती के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मौसम पे का जो खेती पे सीधा असर सब लोग देखते हैं, और जो हमारी भारतीय खेती है उसको हम मौसम का जुआ भी कहते हैं। और तो मौसम को ध्यान में रखते हुए हमको खेती में जो भी काम करने हैं, चाहे वो हमको खेत की तैयारी करनी हो, चाहे बीज डालना हो, उसके बाद सिंचाई करनी हो, या फसल में जो भी रोग लगते हैं या जो भी कीड़े आते हैं उनका प्रबंधन हम लोग मौसम को ध्यान में रखकर अगर करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो हमारी खेती में लागत लगती है वो लागत कम लगेगी, और साथ ही जो हमारा उत्पादन होगा वो उत्पादन परंपरागत तरीकों की तुलना में बहुत ज़्यादा हो सकता है। और जलवायु परिवर्तन का जो असर हम खेती पे सबसे ज़्यादा देख रहे हैं। अगर हम इस साल की बात करें तो जो मानसून में हमने देखा कि बारिश जिस समय पे हमको आवश्यकता थी, जून और जुलाई की अगर हम लोग बात करें तो बारिश 50% जो सामान्य वर्षा है पूर्वी चंपारण ज़िले की, उससे भी कम वर्षा हुई है। और वो जो समय है किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि धान की खेती पूरे ज़िले के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्षेत्र में की जाती है। तो उस समय पे हमारे पास अगर पानी की उपलब्धता नहीं है, उसके अलावा
अगर हम लोग कई प्रकार के रोगों का भी देखें, कई प्रकार के कीटों का भी देखें, तो इस सब का सीधा असर जलवायु परिवर्तन के कारण पड़ रहा है रोगों पे, कीटों पे, और उसका सीधा असर पड़ रहा है खेती पे। तो इन सभी, अगर हम खेती की एक्टिविटीज़ को अगर मौसम के अनुकूल अगर करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं जलवायु अनुकूल खेती। नेहा जी, अब ये प्रश्न उठता है कि जब तक हम अपने किसानों के बीच इसके फायदे को बृहद पैमाने पर नहीं पहुंचाएंगे, तब तक हमारे किसान भाई मौसम अनुकूल खेती क्या है जानकारी के अभाव में इसको करने के लिए उत्सुक नहीं होंगे। तो इसके क्या फ़ायदे हैं जिससे हमारे किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकते हैं? तो इसके बारे में आप हमारे किसान भाइयों को जानकारी दें। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखा है जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभदायक है। हमारे संस्थान के द्वारा एक यहाँ पे ग्रामीण कृषि मौसम कार्यक्रम चलता है। उसके अंतर्गत हम लोग सप्ताह में 2 बार, हर मंगलवार और शुक्रवार को मौसम की जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। एडवांस पूर्वानुमान, जिसको हम लोग बोलते हैं मौसम पूर्वानुमान, उसमें हम लोग ये जानकारी देते हैं कि आगामी 4 दिन में वर्षा होने वाली है कि नहीं होने वाली है, तापमान कितना रहेगा, हवा की स्पीड कितनी रहेगी और उसकी दिशा कौन सी रहेगी, आर्द्रता कितनी रहेगी। तो इसको हम बोलते हैं मौसम पूर्वानुमान। तो इन्हीं सारे कारकों का हम लोग आगामी 5 दिन के लिए भविष्यवाणी किसानों को सप्ताह में 2 बार उपलब्ध करवाते हैं, और उसको ध्यान में रखते हुए किसानों को कौन सी फसल में क्या क्या काम करना है, उसके लिए हम लोग मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवा का 2-3 पेज का हम लोग जारी करते हैं बुलेटिन। और वो जो बुलेटिन है उसको हमने हमारे पूर्वी चंपारण ज़िले में 27 ब्लॉक है, तो हमने हर ज़िले वाइज व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। वो हमारे संस्थान के द्वारा भी व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, और जो बिहार सरकार का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जितने भी एक्सटेंशन ऑफिशियल्स हैं, चाहे एटीएम हो, बीटीएम हो, किसान सलाहकार हो, सभी के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे लगभग 16,000 किसान हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ये जानकारी सप्ताह में 2 बार प्राप्त करते हैं। अगर हम अभी की बात करें तो अभी मुख्य रूप से खेत में जैसे गेहूँ है, तो गेहूँ में आपको कौन सा काम करना है, ठीक है, आपको गेहूँ का बीज कब डालना है, आपके क्षेत्र के लिए कौन सा बीज उपयुक्त है, कितनी बीज दर आपके क्षेत्र के लिए उपयुक्त है, ये सारी जानकारी हम उपलब्ध करवाते हैं। तो किसान भाई क्या करेंगे, सिर्फ उतना ही इस्तेमाल, वही बीज लगाएंगे जो उनके ज़िले के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनकी खेत की मिट्टी के अनुसार। उसके बाद में किसान भाइयों को जब खेत में अगर पानी देना है, तो अगर हम लोगों ने मौसम पूर्वानुमान में जानकारी दे दी है कि आगामी 3-4 दिन में बारिश होने वाली है, तो उससे हमारे किसान भाई खेत में पानी नहीं देंगे, जिससे उनको बहुत फ़ायदा हो जाएगा, और उनका जो सिंचाई पे होने वाला खर्चा है वो भी कम लगेगा, साथ में लेबर का कॉस्ट भी कम लगेगा। तीसरी हम बात करें कि जितने भी रोग और कीट लगते हैं उनका सीधा संबंध होता है मौसम से। हम मौसम का जो पूर्वानुमान है उसी के अनुसार कई प्रकार के मॉडल होते हैं, कई प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सॉफ्टवेयर रन करके और पिछले सालों का हम लोग ट्रेंड देख के ये भविष्यवाणी भी कर देते हैं कि अभी आपकी फसल में कौन सा रोग लगने वाला है, सरसों में लाही की संभावना है कि नहीं। जैसे अगर हम लोग रोग की बात कर ले कि आलू में अगर हम लोग बात करें मुख्य रूप से कि उसके अंदर भी रोग लगता है, झुलसा रोग की संभावना कब है, तो हम लोग पहले से ही किसानों को चेतावनी दे देते हैं। तो उसके अनुसार किसान अपनी फसल में जो रोग है और जो कीट लगने वाले हैं उसका भी पहले से ही वो लोग प्रबंधन कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि जो नुकसान है उसको वो लोग कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से किसान भाई इस सब का फ़ायदा उठा सकते हैं। तीसरी अगर हम लोग बात करें, किसान भाई अगर अपने खेत में जो भी खाद डालते हैं, कोई भी स्प्रे करते हैं, उसमें भी मौसम का बहुत बड़ा रोल है। जैसे अगर आपने आज अगर खेत में खाद डाला और अगर बारिश हो गई तो पूरा खाद क्या होगा, वो तो ज़मीन की निचली सतह में चला जाएगा, उसका जो पूरा फ़ायदा मिलना चाहिए था वो फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर स्प्रे किया, अगर हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो उसका भी फ़ायदा हमको हमारी फसलों को नहीं हो पाएगा। तो किसान भाई पहले से जान रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, अगर हवा की स्पीड हमने ज़्यादा अगर दिया है पूर्वानुमान में तो उस केस में वो अपना स्प्रे रोक देंगे, ठीक है। या हमने पहले से चेतावनी दी है कि आगामी 3 दिन में बारिश की संभावना है, तो वो लोग क्या करेंगे कि पहले ही उसी दिन स्प्रे कर लेंगे, तो उससे उनका जो नुकसान जो होता वो नुकसान से वो लोग बच सकते हैं। तीसरी अगर हम लोग बात करें, अगर हम गेहूँ की सीज़न में हम लोग जनरली देखते हैं कि जब फसल खेत में खड़ी होती है, एकदम काटने पे होती है, एकदम सुनहरी फसल होती है, उस टाइम पे क्या होता है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कभी कभी बारिश हो जाती है।
और उस केस में अगर पानी पड़ता है तो वो किसानों के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है। उनकी जो पूरे जो सीज़न की मेहनत है वो पूरी ख़राब हो सकती है। उस केस में हमारे किसान भाई क्या करेंगे कि फसल को काट लेते हैं और उसके बाद उसको भंडारण की व्यवस्था कर लेंगे, या फिर उनको बेचना हुआ बाज़ार में अगर उनको देना हुआ तो वो लोग बेच सकते हैं। और हमारे ज़िले के कई किसान, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 16,000 से ज़्यादा किसान व्हाट्सएप के द्वारा ये सूचना प्राप्त कर रहे हैं और उनसे हम लोग फीडबैक भी लेते हैं। फीडबैक ये लेते हैं कि आपको क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, ठीक है। और उसके अलावा हमारे यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट चलता है मेघदूत, तो वो हमारा बिहार सरकार के साथ एक प्रोजेक्ट चलता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि 320 शब्दों का एक मैसेज जिसमें मौसम के बारे में लिखा होता है कि आगामी 5 दिन में कैसा मौसम रहेगा और मुख्य फसल के बारे में हम क्योंकि हमारे पास जो शब्द सीमा है। ये नेहा जी जो मेघदूत का आपने जिक्र किया, तो ये मतलब ऐप है, इसी से संबंधित ऐप है? एक्चुअली ये एक बिहार सरकार का हमारे साथ चल रहा है प्रोजेक्ट। तो बिहार सरकार को हम लोग क्या करते हैं कि ब्लॉक वाइज मौसम पूर्वानुमान का और मुख्य फसल का हम लोग क्या करते हैं कि कौन सा काम करना है, ये एक मैसेज हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। और वो क्या करते हैं, उस मैसेज को पोर्टल के द्वारा ज़िले के जितने भी किसान डीबीटी पोर्टल पे रजिस्टर हैं, 3.5 लाख से ज़्यादा किसान डीबीटी पोर्टल पे रजिस्टर हैं, उन किसानों के बीच ये SMS जाता है। हाँ, हर मंगलवार और शुक्रवार को, ठीक है। उसके अलावा भारत का जो मौसम विभाग है उसका एक एप्लीकेशन भी है, उसको आप लोग अपने एंड्रॉयड ऐप, जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें भी आपको मौसम पूर्वानुमान ब्लॉक वाइज और प्लस मौसम के अनुसार आपको खेत में क्या क्या काम करना है वो सब उपलब्ध, सारी जानकारी उपलब्ध होती है। किसान भाई, अभी आपने कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी ली। उम्मीद करती हूँ इससे आपको ज़रूर लाभ मिला होगा। अगले कार्यक्रम में कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।